नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। केंद्र सरकार ने कल खत्म हो रहे अनलॉक 1 के बाद नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस में देश में सभी स्कूल कॉलेज को 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में फिर से सिनेमा हॉल और जिम्स बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई तक रहेगी। मेट्रो सेवा भी फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू यानी कि रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बुजुर्ग लोग और 10 साल तक के बच्चे इस अवधि में घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन्स के लिए कोई राहत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र से संकेत दिए गए हैं कि अगर हालात में थोड़ा बहुत सुधार होता है तो हवाई सेवा और रेलवे में कुछ और छूट दी जा सकती है। नए दिशा निर्देश अनलॉक 2 के लिए जारी केंद्र सरकार के, और वही इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रात के कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। कंटेनमेंट जोन्स में कोई राहत नहीं। मेट्रो, जिम और सिनेमा हॉल अभी फिलहाल बंद रहेंगे। अगर स्थितियां सुधरती हैं तो हवाई और रेल सेवा में कुछ रियायत और मिल सकती है। मेट्रो सेवा पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी अभी। सिनेमा हॉल, जिम, मेट्रो सेवाएं अभी फिलहाल इन पर रोक जारी है। कंटेनमेंट जोन्स में भी कोई राहत नहीं रहेगी। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, महत्वपूर्ण बिंदु बताएं दर्शकों को। राजेंद्र, अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो और इंटरनेशनल फ्लाइट, इसके अलावा सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, ये भी 31 जुलाई तक ही बंद रहेंगे। और जो तमाम सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट गैदरिंग होती है, ये भी 31 जुलाई तक इससे पाबंदी रहेगी पूरी तरीके से। और जो नाइट कर्फ्यू है उसे बढ़ाकर 10 बजे से कर दिया गया है। फिलहाल उन लोगों को जो है सुबह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। कंटेनमेंट जोन्स में कोई राहत नहीं। और चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच बड़ा फैसला किया गया है। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, शेयर इट ऐप्स हैं। इसके अलावा हेलो, लाइक कैम स्कैनर, शीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है। बाइडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। आपको बताएं कि सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट 2000 के तहत बैन लगाया है। तो 59 चाइनीज ऐप्स पर, जिनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं, भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कोई योजना बनाते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जब विपक्ष तमाम मुद्दों पर राजनीति कर रहा होता है तो सीएम योगी बिना रुके अपने काम पर ध्यान देते हैं। कोरोना काल में लोगों की समस्याओं के समाधान की कोशिश के बाद अब सीएम योगी का अगला मिशन बुंदेलखंड है, जहां वो सालों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले महीने भी सीएम तमाम कामों को लेकर व्यस्त हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी चक्रव्यूह है, जिसको भेदना किसी विपक्षी के लिए आसान नहीं, और इसके पीछे उनकी थकान को भी थका देने वाली मेहनत और सोच है। जरा सोचिए, जब कोरोना काल में तमाम सियासी दलों के नेता घरों में दुबके बैठे थे,
सीएम योगी ने अस्पताल से लेकर प्रवासी मजदूरों और दूसरी समस्याओं से निपटने में दिन रात एक कर दिया। वहीं 1.25 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराकर तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। अब मानसून ने दस्तक दी है तो उससे पहले ही बाढ़ के हालात पर पैनी नजर भी रखे हुए हैं। और तो और अयोध्या का दौरा कर भगवान श्री राम के प्रति आस्था दर्शाना हो या रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हो रहे कामों के निरीक्षण से लेकर उसकी समीक्षा तक, वो सब कुछ कर रहे हैं। और अब सीएम योगी का मिशन बुंदेलखंड। मकसद सालों से सूखे का दंश झेल रही बंजर भूमि की प्यास बुझाना है और इसके लिए बुंदेलखंड के हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना की घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए झांसी जाकर औपचारिक शिलान्यास करना है। ये झांसी जिले के कानपुर जाने वाले रोड के पास चिरगांव विकास खंड का मुराटा गांव है, जहां सीएम योगी 30 जून को बुंदेलखंड की पेयजल समस्याओं से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अकेले झांसी जिले के लिए 860 करोड़ रुपए पेयजल को दिए जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड में विंध्य क्षेत्र के लिए 2185 करोड़ के परियोजना की शुरुआत होगी। इसमें महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की आबादी तक नल के जरिए जल पहुंचेगा। इसकी लागत तकरीबन 10,131 करोड़ बैठेगी। इस योजना में सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के जरिए हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी कल झांसी से इसकी शुरुआत करेंगे और 10,000 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जो सूत्रवाक्य दिया है, हर घर नल का जल, यानी कि लोगों के घरों तक पेयजल, शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचे, इसको लेकर शुरुआत होगी। झांसी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बुंदेलखंड के पूरे जो जिले हैं, महोबा है, ललितपुर है, तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर, और इसके जरिए, इस योजना के जरिए अगले 2 सालों के दौरान हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंच जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी का अगला महीना भी व्यस्तताओं से भरा हुआ है। सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का अपडेट देखेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की भी समीक्षा करेंगे। गड्ढा मुक्त सड़कें, नई सड़कें, पुलों के निर्माण का अपडेट देखेंगे। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी बैठक करेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर मीटिंग करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर भी बैठक करेंगे। बहरहाल, हमेशा चुनावी मोड में रहने के विरोधियों के आरोपों से बेपरवाह, अपनी ही धुन में मग्न सीएम योगी के काम करने का अनोखा और अलग अंदाज है। माना जाता है कि विपक्षी जहां से सोचना शुरू करते हैं, वो तब तक उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। यही वजह है कि मिशन 2022 के लिए योगी की तमाम योजनाएं और उस पर काम गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास। प्रियंका का बिना नाम लिए बीएसपी पर निशाना। प्रियंका ने बीएसपी के ट्विटर हैंडल को शेयर किया और कुछ लिखा है, कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना होगा, हमारी सरजमी की अखंडता के साथ खड़ा होना होगा, सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी। ये देखिए आप, एएनआई ने जो ट्वीट शेयर किया, उसी ट्वीट को प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोट करते हुए ट्वीट किया है कि जैसा कि मैंने कहा था, विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने जिला प्रशासन के साथ 2-2 हाथ करने का मन बना लिया है और इसके चलते भारतीय किसान यूनियन तोमर ने बनाए जा रहे फ्रेट कॉरिडोर में किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने के मामले में सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे मुआवजे को नाकाफी बताया है। अपनी आवाज बुलंद करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने पिछले हफ्ते भी इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। देखिए, कई सालों से किसानों की जो जमीन रेलवे में गई थी,
उसका उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। पहले 340 था और काफ़ी समय से भारतीय किसान यूनियन तोमर इस लड़ाई को लड़ रही है, तो अब आगे 550 रुपये कर दिया गया, जबकि कानून के हिसाब से और किसान के हिसाब से 2200 रुपये होना चाहिए था। एक सरकार की मनमानी है, ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन हथियाना चाह रही है, लेकिन किसान यूनियन तोमर ऐसा नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए हमें रेल रोकनी पड़े या ट्रैक पर बैठना पड़े या कुछ भी करना। उधर बस्ती में कोतवाली पुलिस की संवेदनहीनता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कोतवाली के अंदर एक पिता और उसके 2 पुत्रों को पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ बुरी तरीके से पीटा, बल्कि 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। पीड़ित परिवार ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है और मांग की है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो लोग यूपी से पलायन करते हुए अपने गांव राजस्थान वापस चले जाएंगे। पीड़ित का कहना है कि एक महिला उसके पिता असलम को झांसे में लेकर लगातार कई साल से ठगने का काम कर रही है और जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो संबंधित कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय जालसाज महिला के कहने पर उन्हें कोतवाली पर बुलाया और उस महिला के सामने ही पिटाई कर दी। एसपी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। कोतवाली बुलाया गया, उसके बाद कोतवाली साहब ने कुछ न सुना न ताजे, तो हमको बंद कर कमरे में अपने ऑफिस में वो महिला और कोतवाल साहब और दीपक सिंह इतनी बुरी तरह मार रहे थे। मैं चिल्ला रहा, गुहार लगा रहा था कि अपने बच्चों को मत मारो, मुझे मार लो, मेरे बच्चों को मत मारो, दोनों बच्चे मेरे विकलांग हैं, मत मारो। और वो महिला भी लात घूसा चला रही है, मगर उनको कोई फर्क नहीं। तो सर आप मार सकते हैं, आप मार सकते हैं, मगर ये क्यों मार रही है? अभी आपके सामने थाना कोतवाली में दोनों पक्षों के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, जिससे वहाँ की पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसमें क्षेत्राधिकारी सदर है, उनको जांच दिया गया है और जो भी जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे किसमें कार्रवाई की। और यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल की दहशत बढ़ती जा रही है। पूर्वी जिलों के बाद अब टिड्डियों ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर हमला बोल दिया है। हालांकि किसान और प्रशासन इन टिड्डियों से निपट रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखिए आप। दिखने में छोटी लगने वाली ये टिड्डियां किसानों के खेत खलिहानों और फसलों के लिए कितना गंभीर खतरा है, इसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। किसानों की नींद उड़ा दी है इन टिड्डियों ने, प्रशासन की नाक में दम कर दिया है इन टिड्डियों ने। एक जिले से दूसरे जिले में जाने में इन टिड्डियों को ज्यादा देर नहीं लगती। झुंड बनाकर उड़ने वाली टिड्डियां फसलों के सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तस्वीर जिला उन्नाव की है, जहां टिड्डियों ने कई बीघे में लगी फसल को नष्ट कर दिया। लोग खेतों में दिख रहे हैं, थाली बर्तन बजा रहे हैं। कुछ लोगों ने टिड्डी को पकड़ भी लिया है। टिड्डियों का खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। यहां फतेहपुर 84 ब्लॉक के कई गांवों में टिड्डियों ने अटैक कर दिया है। अब ये तस्वीर जरा गोंडा की देखिए। किसान खेतों में लगी अपनी मेहनत से उगाए गए फसलों को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। किसान बर्तन बजाने के साथ साथ फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव कर रहे हैं। गोंडा कृषि विभाग भी टिड्डियों से निपटने के लिए अलर्ट हो गया है और किसानों की सुविधाओं के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। टिड्डियों के अटैक की ये तस्वीर कन्नौज की है। आसमान में उड़ती टिड्डियां, खेतों में फैली टिड्डियां। इन टिड्डियों को भगाते लोग दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी ऑपरेशन टिड्डी। लेकिन टिड्डी भागने को तैयार नहीं। कन्नौज मैनपुरी बॉर्डर इलाके में टिड्डी दल के हमले की सूचना जैसे ही जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को मिली, आनन फानन में टीम यहां पहुंची। दवा का छिड़काव कराया गया और किसानों को जागरूक किया गया। चलिए अब हम आपको कासगंज लेकर चलते हैं। यहां भी बड़ी संख्या में अचानक टिड्डियों के आने से किसानों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी किसानों के साथ टिड्डी दल को भगाने के लिए पीपा, थाली, तसले और खेतों में धुआं करने में जुट गए। हालांकि पूरी तरह से टिड्डी दल नहीं हटा है, लेकिन बड़ी संख्या में टिड्डियों के भागने से किसानों ने राहत की सांस ली है।
इसी तरह इटावा में करीब 5 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में टिड्डी दल ने किसानों को परेशान कर दिया। तो वहीं फतेहपुर में भी टिड्डी दल ने किसानों में हड़कंप मचा दिया है। यहाँ बच्चे भी टीन बजाकर टिड्डियों को भगाने के प्रयास में लगे रहे। आपको बता दें कि इससे पहले ये टिड्डी दल प्रदेश के कई जिलों में अपना आतंक मचा चुका है। वाराणसी, सुल्तानपुर जैसे तमाम जिलों में टिड्डी को भगाने के लिए रात भर ऑपरेशन चलाए गए। गौरतलब है कि आमतौर पर मानसून के वक्त टिड्डियों का हमला होता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इससे बचाव नहीं किया जा सकता। कृषि वैज्ञानिकों की राय में टिड्डियों के हमले से बचने के लिए फसलों पर छिड़काव और खेतों में ध्वनि करना जरूरी है। संभव हो तो फसलों को कुछ समय के लिए ढका भी जा सकता है। इससे टिड्डियां नुकसान कम पहुंचा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब खबर उन्नाव से। यहाँ पर 102 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। जीवीके कंपनी से संबद्ध एम्बुलेंस चालकों ने मानदेय न मिलने पर जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी कर दी। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से गर्भवती प्रसूता की मुश्किलें बढ़ गई। फिलहाल जब तक एम्बुलेंस सेवा बहाल नहीं होगी तब तक गर्भवती प्रसूताओं को 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। सेवा ठप होने से अफरा तफरी का माहौल है। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि मानदेय न मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर प्रयागराज में यमुना ब्रिज के नीचे नदी में डूबती एक युवती के रेस्क्यू का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर ये घटना कैसे हुई और फिर कैसे उसे बचाया गया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। एक युवती इस नदी में किस तरह से डूब रही है। निश्चय ही वो मदद के लिए गुहार लगा रही होगी। तभी एक शख्स उस नदी में कूदता है और उस युवती को बचाने के लिए उसके करीब आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब जरा उन तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं। किस प्रकार एडवेंचर वाली सेल्फी शौकीन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में यमुना ब्रिज के नीचे डूबती इस युवती की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ युवती की किस्मत अच्छी रही कि उसे सही सलामत बचा लिया गया, लेकिन हर हैरत अंगेज सेल्फी के शौकीनों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। नदी में डूबती इस युवती को बचाने के लिए पहले एक युवक कूदा, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे युवक ने भी पानी में छलांग लगा दी। दोनों युवती के करीब जाने ही वाले थे कि दोनों ओर से वहां बोट भी आ गई उसे बचाने के लिए, और उसे काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि नदी में डूब रही युवती दोस्तों के साथ नैनी इलाके में यमुना नदी पर बने पुल पर घूमने के लिए आई थी। रेलिंग से सटकर सेल्फी लेने के दौरान ये युवती नीचे गिर गई। रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और उन लोगों को सावधान भी कर रहा है जो एडवेंचर सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज, एबीपी गंगा। तो एडवेंचर सेल्फी का प्रयास कतई ना करें। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमें नाज है डॉक्टर्स पर।